हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं 20 डेज रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडी। एनसीईआरटी का सिलेबस जो है उससे मैं करवा रहा हूं। आपके सीबीएसई का अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये रिवीजन आपके एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाला है। एग्जाम जो आपके अभी होने वाले 2021 के अंदर, तो ताज़ा ताज़ा बढ़ के जाइए, ताज़ा ताज़ा समझ के जाइए और एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। इसके अलावा आज जो हम करने वाले हैं ये डे 3 है और इसके अंदर हम यूनिट सेकंड यानी कि चैप्टर नंबर 2 ही चला रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने टेलर के प्रिंसिपल किए थे 4। आज हम करने वाले हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करें, लेकिन इस डे 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा आपको, प्लीज़ आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आपको मैं कोशिश करता हूं कि रटना नहीं पड़े। अगर इस चीज़ में मैं कामयाब हूं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें सपोर्ट करने के लिए। चलिए डे 3 स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा डे 3 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमने लिया है वो है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले फ्योल का नाम बता देता हूँ। हेनरी फ्योल इनका पूरा नाम है, आप जानते होंगे। और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिए हैं। कितने प्रिंसिपल? टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये हेनरी फ्योल है इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ओके। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो ये 14 प्रिंसिपल दिए थे वो दिए थे इन्होंने अपनी बुक के अंदर, और ये बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल 1917 के अंदर। और उसके बाद इस बुक का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन जो हुआ था वो हुआ था 1949 के अंदर, मतलब थोड़े टाइम पहले ही। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इसका नाम दिया गया है इंग्लिश के अंदर। इसके बाद इनके 14 प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 14 प्रिंसिपल, अगर कोई भी बिजनेस इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अपने यहाँ तो उन बिजनेस को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं फाइनेंशियली भी। और तो ये सब कुछ आपकी जो बुक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको वो सब यहाँ पर चीज़ें ला के दिखाऊँ। वैसे हमारे स्टूडियो है जहाँ पर मैं आपको वो सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। बाकी इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर एनसीईआरटी के अंदर इस चीज़ का जो है इन्होंने पूरा विथ डेटा एनालिसिस करके दिया हुआ है कि हेनरी फ्योल के जब 14 प्रिंसिपल अप्लाई हुए हैं किसी बिजनेस के अंदर तो उस बिजनेस को कितना बड़ा फायदा हुआ है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल बोलते हैं, कौन बोलते हैं? हेनरी फ्योल की फर्स्ट जो इनका प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, इससे आपको सारा याद आना चाहिए, ये स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी काम ऐसे ही मत बांट दो। काम दो, वर्क दो कौन से एम्प्लॉय को? जो उसके लिए एबल है, एबिलिटी के हिसाब से, जो किसी काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ड्राइविंग में बहुत अच्छा है तो उसको ड्राइविंग वाला काम दो, उसको ट्रक वगैरह चलाने का काम दो। बिजनेस के ऊपर तरह तरह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कंप्यूटर का उसको अच्छा नॉलेज है और कंप्यूटर में वो एक्सपर्ट है तो उसको वो वाला काम दो। कोई मार्केटिंग में है तो उसको मार्केटिंग में दो, कोई सेल्स में है तो सेल्स में भेजो, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है तो प्रोडक्शन में भेजो उसको। जिस चीज़ में जो एम्प्लॉय एक्सपर्ट है, उसके पास जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, उसको वही काम देना है। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि काम बांटने से पहले इस रूल को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया तो फिर आपके बिजनेस में ना तो मैनेजमेंट रह पाएगा, ना ही आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। अगला है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब समझते हो अधिकार, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक तरह का दायित्व कि आपको ये करना पड़ेगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको आपकी मम्मी जो है कुछ पैसे देती है और आप जाते हो उस पैसे से मार्केट के अंदर कुछ वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए, तो आपकी मम्मी ने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप जाएं और वेजिटेबल्स लेके आएं, ये आपको अधिकार दे दिया उन्होंने, और इसके लिए कुछ आपको पैसा भी दिया है, मनी भी दी है। लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पर? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को संभाल के ले जाना है, फ्रेश और बढ़िया जो उन्होंने बोला है वो वेजिटेबल्स ला के वापस मम्मी को देना है। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या साथ में चलती है। अगर आपको अथॉरिटी तो दे दी लेकिन आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दिया, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देती लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो फिर वह काम कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही है, इन्होंने समझाया है कि आप बैलेंस दीजिए एम्प्लॉइज को। अगर आप कोई अथॉरिटी देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम
थर्ड के अंदर। वैसे इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन हमको रिवीजन करना है ना, तो थोड़ा फास्ट चलूंगा। आइए डिसिप्लिन के अंदर बात करें तो डिसिप्लिन के अंदर, डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल। अगर आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर और बहुत अच्छा डिसिप्लिन अगर आपके बिजनेस के अंदर चाहिए तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ऑल लेवल पे क्लेवर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक जो देखा है, बिजनेस देखा नहीं होगा शायद, तो आपको वहाँ का डिसिप्लिन शायद समझ में नहीं आए। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूँ, आपकी क्लास का डिसिप्लिन। दो तरह के टीचर क्लास में आते हैं, मैं जानता हूं। एक होते हैं जिनके आने से पूरी क्लास डिसिप्लिन हो जाती है, कोई भी वजह हो सकती है, दो वजह हो सकती है। एक, सब उससे डरते हो, और दूसरी वजह हो सकती है कि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सब चुप हो जाते हैं। एक टीचर ऐसे भी होते हैं जो कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लेकिन उन्होंने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है, या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो टॉपिक से हटके हैं, तो फिर उस क्लास का डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। तो ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशन लेने जाते हैं स्कूल के अंदर, क्यों? ताकि वहाँ पर हम पढ़ें। स्कूल क्यों जाते हैं? एजुकेशन लेने। तो वहाँ पर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका वो पर्पज एजुकेशन लेने वाला पूरा नहीं होगा। हाँ, मज़े आप ज़रूर कर सकते हैं बिना डिसिप्लिन के। नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर, यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन। ये सुना होगा ना, वन एंड ओनली वन, है ना? तो देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। हर एम्प्लॉय का बॉस एक ही होना चाहिए। एक ही एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? क्योंकि जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर 2 या 3 बॉस है उसके और ऑर्डर आ गया एट वन टाइम, सेम टाइम, अब एम्प्लॉय एक है, अब किसका ऑर्डर फॉलो करेगा? 3 बॉस हैं, 4 है, 5 है, 2 है। अगर एक का फॉलो कर दिया, दूसरे का उसी टाइम नहीं किया, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे और वो उसको ही फॉलो करे, जिससे एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होगा और डिसिप्लिन बना रहेगा। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड तो ओके है, कमांड समझते हो ना, कंप्यूटर में होती है कमांड, तो एक बार ही कमांड जानी चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Unity of direction. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. One head and one plan. ये यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, दोनों सेम नहीं है। ये आपकी बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबसे पहले तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं है, ये आपको समझना होगा। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन एम्प्लॉय के ऊपर वन ही बॉस होना चाहिए, यानी कि उसको जो कमांड मिलता है, ऑर्डर मिलता है, वो एक जने से मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है, जैसे अगर आपके कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, आप मैन्युफैक्चरिंग है आपकी कंपनी, और आपकी कंपनी के अंदर एक तो मोटरसाइकिल यानी कि मोटर बाइक का, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक बाइक का जो है आपका सेगमेंट है, और एक सेगमेंट है आपका इलेक्ट्रिक कार्स का। तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार वाला जितना भी प्लानिंग है, कार वाले जितने भी एम्प्लॉइज है, कार वाला जितना भी प्रोडक्शन है, उसका बिल्कुल डायरेक्शन अलग होना चाहिए, और जो आपका मोटरसाइकिल वाला पूरा सिस्टम है, सेगमेंट है, डिपार्टमेंट है, उसको पूरा अलग करना चाहिए। दोनों को मिक्स नहीं करना है ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। जो एक हेड है उसके पास उस हेड से रिलेटेड ही प्लान होना चाहिए और वो उसके हिसाब से चलना चाहिए, ओके। आगे है सबऑर्डिनेट्स, आपका 6th नंबर, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जहां पर होल पूरे एम्प्लॉइज की, पूरी फैक्ट्री की, पूरी कंपनी की बात आती है, वहां पर हर एम्प्लॉय का, हर मैनेजर का, हर ऑनर का, प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक आदमी का, पर पर्सन इंडिविजुअल का जहां वहां इंटरेस्ट है उसको छोड़ देना चाहिए। जहां कंपनी की बात आती है तो पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखना चाहिए। वैसे मैंने आपको डे 2 के अंदर जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बताए थे डे नंबर 1 के अंदर, कि हर इंसान जो होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स थे कि कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है।
हर, चाहे वो एम्प्लॉय हो तो सैलरी हो सकता है, अच्छा एनवायरनमेंट हो सकता है, मैनेजर हो तो अच्छी सैलरी हो सकता है, एम्प्लॉयज हो तो सैलरी हो सकता है, ऑनर हो तो प्रॉफिट हो सकता है, गवर्नमेंट हो तो टैक्स हो सकता है, सप्लायर हो तो टाइम पे पेमेंट हो सकता है, सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टर हो तो रिटर्न हो सकता है। तो वहाँ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात है ना, उसको छोड़ देना चाहिए जब ओवरऑल कंपनी की बात आती है। जहाँ पर मान लेते हैं सबका भला हो रहा हो, वहाँ किसी एक का भला हो रहा हो तो उसको हटा देना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है। आगे 7th, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन इतना दिया जाना चाहिए कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड आसानी से चला सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, एक रीजनेबल रिटर्न दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उससे काम करा दिया बहुत ज़्यादा और उसको उतना रिटर्न नहीं दिया या उतनी उसको सैलरी नहीं दी, रेम्युनरेशन नहीं दिया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका उल्टा भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी की मतलब जो इतनी कैपेसिटी है ही नहीं जितना वो सैलरी दे रहा है, वो भी खराब है ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस, ना एम्प्लॉय को बहुत कम रेम्युनरेशन देना है, मतलब कंपनी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं देना, और एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उससे कम नहीं देना। तो दोनों में बैलेंस बना के देना चाहिए, वरना एम्प्लॉय के मन में आ जाएगा कमाते तो बहुत ज़्यादा है और हमको सैलरी दे रहे हैं कम। ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल सैलरी देनी चाहिए, रीजनेबल बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन देना चाहिए, और कंपनी की कैपेसिटी के अंदर देना चाहिए, उससे बाहर जाके नहीं देना चाहिए। ये हेनरी फ्योल ने बोला, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आगे फिर आपका पॉइंट नंबर 8, ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मेरे हिसाब से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक अच्छा पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, फिर जो बोलूंगा इसके बारे में आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा है, वैसे मैं इतना तेज और स्पीड से बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपको फटाफट रिविजन कराना ना 20 दिन में, इसलिए तेज है। ओके, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वैसे मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन एग्जांपल ले अपने आसपास की एक छोटी मोटी दुकान का, जिसके अंदर एक ही ओनर है, एक कोई छोटा एम्प्लॉय है, बस किराने की दुकान है या कोई एक छोटा सा प्रोविजन स्टोर है या कोई छोटा एक मेडिकल है, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होता है। जो वो मेडिकल का ओनर है या जो उस किराना स्टोर का ओनर है, वो सारे राइट्स अपने पास रखता है। वहाँ पर उस छोटी सी दुकान के अंदर जहाँ 2, 4, 5, 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो सारे राइट्स अपने पास रखेगा। उसको राइट्स ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, अथॉरिटीज ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं। कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, उस ओनर से पूछना पड़ेगा। लेकिन तो यहां तो सेंट्रलाइजेशन ठीक है, सेंट्रलाइजेशन सारे राइट्स, सारी अथॉरिटी ओनर के पास रखना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपनी कुछ अथॉरिटी, अपनी कुछ पावर्स एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर देना, ताकि एम्प्लॉइज बार बार आके तंग ना करें। लेकिन सेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है, सारी पावर्स अपने पास कहाँ रख सकता है, अथॉरिटीज सारी अपने पास कौन रख सकता है, जब बिजनेस छोटा हो। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या बार बार मुकेश अंबानी को जाके पूछेंगे क्या करे या क्या नहीं करे? नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तो उसने अपनी अथॉरिटीज, अपनी पावर, अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अपने नीचे काम करने वाले मैनेजर्स, एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर रखा है। तो वो सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा है, डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा है। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि आप देखिए आपका बिजनेस कैसा है, अगर बहुत बड़े लेवल पर है तो फिर वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, पावर आगे सौंपनी पड़ेगी। लेकिन अगर बिजनेस छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर है स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन मतलब अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसके अंदर जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके 3 तरह के मैनेजर होते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी के अंदर, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो वो 3 तरह के जो मैनेजर है और फिर जो एम्प्लॉय है वो सबसे नीचे होते हैं। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या है, अगर ऊपर से कोई ऑर्डर दे रहा है तो उस ऑर्डर नीचे तक कैसे जाएगा, अगर कोई एम्प्लॉय को या किसी मैनेजर को कोई शिकायत करनी है, ग्रीवेंस करनी है, तो वो ऊपर तक कैसे जाएगा। तो उसका स्केलर चेन बोलते हैं, सॉरी स्कॉलर नहीं, स्केलर चेन जो होता है ये कैसे होता है, ये देखिए, ये है आपका, यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। ये आपका ए, ये सबसे ऊपर काम करने वाला सबसे बड़ा मैनेजर है। इसको कुछ भी डायरेक्शन देना होता है तो ये बी को देगा, बी फिर आगे सी को देगा, सी फिर आगे डी को देगा, डी फिर आगे ई को देगा, ई फिर आगे एफ को देगा। और ऐसे फिर यहां पर अगर देना है तो इसकी एक और चेन बनी हुई है, एल एम एन ओ पी, यानी कि ए जो है डायरेक्ट पी को या ओ को नहीं देगा, ए जो है एल को बताएगा, एल आगे जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम ऊपर से नीचे की ओर है।
डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, होके जाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, बीच में कोई अगर छोटे मोटे कस्बे या गांव वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह है तो वहां पर गाड़ी रुकेगी ना। तो सेम चीज है, यहां पर डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक तरह का रोड मैप बना दिया है कि ए को अगर पी तक या एफ तक, ई तक, ओ तक, एन तक, डी तक कुछ बात पहुंचानी है तो बी, एल, सी, एम, डी, एन के जरिए ही पहुंचा सकता है। ऐसा कैसा, अगर एफ को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट बी, सी, डी के पास नहीं जाएगा, उसको अपनी प्रॉब्लम ई को बतानी पड़ेगी, ई डी को बताएगा, डी सी, सी बी, बी फिर ए तक। तो ये होता है स्केलर चेन। ओके, अच्छा, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं जहां पर ई जो है वो ओ के पास जा सकता है। आगे अगला आता है आपका ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक जो चीज है या एक जो एम्प्लॉय है, एक जो कोई भी आपके प्रोडक्ट हो गया या कोई भी आपकी एसेट्स होगी या कोई भी आपका इक्विपमेंट हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया, वो कहां होने चाहिए? सूटेबल प्लेस, जहां उसको होना चाहिए वो वहीं हो, एट एप्रोप्रिएट टाइम, और जिस टाइम उसको वहां होना चाहिए वो वहीं पे हो। जैसे अपने घर का एग्जांपल लेता हूं, आप कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अपने घर में जो है आप प्लास वगैरह जो होते हैं या उसका पेचकस वगैरह जो बोलते हैं, छोटे मोटे काम हम खुद ही निपटा देते हैं। अपन क्या करते हैं, उन चीज़ों को लेते हैं, यूज़ करते, फिर इधर उधर रख देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब, अगर आपके घर में बॉक्स बना हुआ है तो ओके है, अदरवाइज अधिकतर मैंने ये देखा है फिर वो ढूंढते रहते हैं, फिर उनको आधा घंटा तक तो वो ढूंढते रहते हैं वो रखे कहाँ है। या आपका अगर छोटा मोटा अगर घर है या कोई आप बिजनेस के अंदर आपका दुकान है वहां गए होंगे तो आप देखते होंगे कई बार चीजें अस्त व्यस्त पड़ी रहती है ना। होनी कहाँ चाहिए, होती कहाँ है। वो आदमी कहाँ होना चाहिए, होता और कहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सब चीज़ों का। एक प्रोडक्ट जहां होना चाहिए वो उसी जगह उसी प्लेस पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए, ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़ी यूज़ लिया वापस वहीं रख दिया। एक एम्प्लॉय को जिस टाइम जिस जगह होना चाहिए वो वहीं होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं बनाना है ना कि साहब बाहर गए हुए, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको वहीं बैठना है। ओके, आगे है आपका इक्विटी, फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज। इक्विटी का मतलब समझते हो? इक्विटी आपने जो अगर वर्ड सुना होगा अकाउंटेंसी के अंदर, वैसे इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, समान, सब समान। इक्विटी होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। जैसे कोई अगर एम्प्लॉय मिस्टेक करता है, एक एम्प्लॉय है उसने कुछ मिस्टेक करी, उस एम्प्लॉय का नाम है ए, एक एम्प्लॉय और है जिसने मिस्टेक करी बी, दोनों की मिस्टेक सेम है लेकिन दोनों को आप पेनल्टी अलग लगा रहे हो, दोनों में आप भेदभाव कर रहे हो, तो फिर इक्विटी नहीं होगी। वहां फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के, ग्रुप्स बनने के, स्ट्राइक्स होने के, प्रॉब्लम्स होने के, प्रोडक्शन बंद होने के, प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होने के, बिजनेस डाउन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबको समान दिख रहा है, चाहे किसी ने भी मिस्टेक क्यों ना करी हो, सबके लिए पेनल्टी बराबर होगी। नेक्स्ट है अगला है पॉइंट आपका 12th, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एक एम्प्लॉय को, हेनरी फ्योल बोलता है, अगर आप एक किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करते टाइम एक टीम बैठती है, पूरा उसका इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू लेने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको ये वाली जॉब दी जाएगी और इस वहां पर जाके आपको ये काम करना है। ऐसा एक एम्प्लॉय आप अपॉइंट कर लेते हैं। अब आपने जिस काम के लिए उस एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है उसको वो काम देना है और एक मिनिमम फिक्स टेन्योर तक, यानी कि एक मिनिमम फिक्स टाइम तक उसको वहां पे लगा के रखना है। देखो क्या लिखा, वन एम्प्लॉय सेलेक्टेड द शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। जिस एम्प्लॉय को आपने अपॉइंट किया है एक काम के लिए, एक फिक्स काम के लिए, उसको वहां पर फिक्स टाइम तक वो काम देना है। उसको थोड़े टाइम तक काम देके हटाना नहीं है। आपको लगता है वो कर नहीं पा रहा, ऐसा नहीं है। ये क्या लिखा हुआ देखिए, स्टार लगाया, गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। उसको एक टाइम दीजिए, वो उस काम को कंटिन्यू करें, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे अगला है इनिशिएटिव्स। ये क्या है, अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। एक अच्छी कंपनी के पास में एम्प्लॉय के सजेशंस को ध्यान रखने का एक सिस्टम होता है। वेयरएस इंसेंटिव सजेशंस व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन शुड बी रिवार्डेड। जैसा हमने डे 2 के अंदर पढ़ा था, टेलर ने भी यही बोला था कि आप ऐसा सिस्टम अपनाइए अपनी बिजनेस के अंदर कि आपका एम्प्लॉय आपको कुछ सजेशन दे सके, है ना। आपका एम्प्लॉय आपको कुछ सजेशन दे सके और उसका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्चुअल में फील्ड में वही काम करता है, तो उसका सजेशन लेना जरूरी है। और अगर उसके सजेशन से
कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, टाइम जो है वो बच जाता है, सेविंग ऑफ कॉस्ट, सेविंग ऑफ टाइम होता है, तो उस एम्प्लॉय को रिवार्ड देना, उसको जो है कुछ गिफ्ट देना, उसका प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। एस्पिरिट डे क्रॉप्स, ये क्या है? मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज। ये बस एक ही वर्ड है, टीम स्पिरिट। बोलते हैं ना, वो पुरानी वाली एक कहानी सुन रखी है ना कि किसी किसान के 4 लड़के होते हैं, उनको जो है कुछ अलग अलग लकड़ियां तोड़ने के लिए दी जाती है, वो तोड़ नहीं पाते हैं, फिर उन सबको लकड़ियों को मिला के और सबको बोला जाता है एक साथ तोड़िए, तो वो तोड़ देते हैं। ऐसी कुछ कहानी है मुझे जहाँ तक याद आ रही है, और उसका होता है कि भी एकता में ही शक्ति है, ये वही है और कुछ नहीं। अगर कंपनी के अंदर एकता है यानी कि टीम स्पिरिट है, तो वो कंपनी प्रोडक्शन बहुत अच्छा करेगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, सेल भी बहुत होगी, टर्नओवर भी बहुत होगा, वहाँ पर डिसिप्लिन भी रहेगा, और यहाँ पर किसी तरह की एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पर टीम स्पिरिट का होना ज़रूरी है, और टीम स्पिरिट, समूह भावना, मैनेजर्स को, ऊपर काम करने वाले जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, ऑनर होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, उनको एम्प्लॉयज़ के अंदर लानी पड़ती है। ये हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल नंबर 14। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि कम टाइम के अंदर आपको अच्छा पढ़ाया जा सके। अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं डे 4 के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।